सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एसपी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी सभी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। मेरा नाम है रचना और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर एक लेक्चर लेने वाली हूँ। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि मैम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे टर्म्स हमें समझ में नहीं आते, हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैं अपने इस लेक्चर के थ्रू आप यही कोशिश करूंगी कि आप सभी को जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। हम एकदम बेसिक से इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, जिससे जो ये इंट्रोडक्शन की क्लास है इसमें इकोनॉमिक्स वर्ड का पूरा डेफिनेशन आपके माइंड में सेट हो। तो क्लास को बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यानी कि कंटेंट, मैं वो आपको बता दूं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। तो अगर हमें सब्जेक्ट के मीनिंग के बारे में ही नहीं पता होगा तो उस सब्जेक्ट में आगे आने वाले टर्म्स, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक्स आखिर है क्या, सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड क्या है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे डील करता है, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स है, मैं वो आपको पढ़ाऊंगी। फिर हम डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारे के सारे कंटेंट है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास है। मैं ये क्लास इसलिए ले रही हूँ जिससे जितने भी बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, जिन्होंने आज से पहले कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है, उनको भी इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो इसीलिए क्लास को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे एप्पल लिखने से पहले ए लिखना जरूरी है, ए को जानना जरूरी है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के इतने वास्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले इकोनॉमिक्स आखिर है क्या, उससे रूबरू होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट अगर आप इसे अपने डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। आप इकोनॉमिक्स के हर एग्जाम्पल, हर डेफिनेशन को अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ के देखो, आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। इकोनॉमिक्स के प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें, जो छोटी छोटी चीजें इकोनॉमिक्स में आती है, उसे हम क्लियर करेंगे। जिससे देखो, जितना क्लियर होगा हमारा कॉन्सेप्ट उतनी ही इजीली हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। तो इकोनॉमिक्स वर्ड को पूरा पढ़ने से पहले, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, उसके प्रॉब्लम्स को पढ़ने से पहले कुछ चीजें, कुछ टर्म्स जो उसमें आते हैं हमें वो पता होना चाहिए। देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना वो साइंस ऑफ स्केर्सिटी है। अब आप बोलोगे मैम ये साइंस कहाँ से आ गया, ये स्केर्सिटी क्या है? तो साइंस ऑफ स्केर्सिटी का मतलब होता है हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम फुल ऑफ डिजायर हैं। हमारे मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। आप अपने आप से ही देख लो, आप जब कभी एग्जाम में 80% लेके आते हो तो आपका मन क्या करता है, अरे मैं इस साल और मेहनत करूंगा और मैं 90% लेके आऊंगा। फिर आप जब 90 लेके आते हो तो आप सोचते हो मैं और मेहनत करूंगा और 95 लेके आऊंगा। ठीक वैसे ही जब आप
2,000 कमाते हो तो फिर आपके मन में लालसा हो जाती है, चलो मैं 5,000 कमा लेता हूँ, मैं और मेहनत करूंगा, मैं 5 कमाऊंगा, मैं 10 कमाऊंगा। ऐसे ही हमारे लाइफ में जो इच्छाएं हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं होती है, बट हमारे पास जो उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है वो तो एक लिमिटेड मात्रा में है, उसका तो अंत होना है। तो ये जो अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स हैं हमारे और लिमिटेड रिसोर्स है, उसको फुलफिल करने के लिए, अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हम चॉइसेस बनाते हैं और जिस तरह से इसे मैनेज करते हैं वही इकोनॉमिक्स है। अब आप बोलोगे मैम ये रिसोर्स क्या है, ये स्कैरसिटी क्या है, ये नीड्स एंड वांट्स क्या है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम इकोनॉमिक्स के टर्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे। रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल लो, पेपर जिसपे आप एग्जाम देते हो, लिखते हो, एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर। पेपर ऐसे ही तो नहीं बन जाता, पेपर को बनाने के लिए कुछ तो लगता होगा। क्या लगता है पेपर को बनाने के लिए? वुड, लकड़ी, लकड़ी से पेपर बनता है, सही। तो जब भी एक चीज से दूसरी चीज कोई बन जाए तो पहली चीज जिससे वो दूसरी चीज बनी हो वो उसका रिसोर्स है। जैसे मान लो ये एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे में गर्मी लग रही है, मैंने इस कमरे में एसी ऑन करवा दिया, ठीक है, तो गर्मी को दूर करने के लिए रिसोर्स क्या हुआ? एसी। अब यहाँ पे अंधेरा था, मैंने यहाँ पे लाइट जला दी, तो अब इस अंधेरे कमरे में लाइट का जो काम है वो क्या है? प्रकाश देना, ठीक है, लाइट जलाना। तो लाइट, ये ट्यूबलाइट क्या हो गया? ये एक रिसोर्स है। तो जब भी एक चीज से कोई दूसरी चीज बन जाती है तो वो पहली चीज जो है वो दूसरी चीज के लिए रिसोर्स है। उसके बाद हमने दूसरा टर्म पढ़ा स्कैरसिटी। अब ये स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी का हिंदी मतलब होता है कमी। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे वांट्स एंड नीड्स यानी हमारी मांग जो है वो अनलिमिटेड है, हमारी डिजायर कभी भी फुलफिल नहीं होती, लेकिन ये जो रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है, वो एक ना एक दिन तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो ये जो अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स और लिमिटेड रिसोर्स के बीच में जो ये कमी, गैप जो आता है उसे ही हम स्केर्सिटी कहते हैं, उसे ही हम कमी कहते हैं, ठीक है। नीड्स एंड वांट्स, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है बट वर्ल्ड पे लिमिटेड रिसोर्स है, इसकी वजह से एक स्केर्सिटी हो रही है, स्केर्सिटी का जन्म हो रहा है। तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है? अपने इस नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स के जरिए बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हम आगे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसको पहले ही पढ़ा दिया। अब इकोनॉमिक्स क्या है उसको जानते हैं। इकोनॉमिक्स जानने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने आपको 5,000 रुपए दे दिए, ठीक है, मैंने 5,000 रुपए आपको दे दिए। कितने रुपए दिए? 5,000। 5,000 रुपए मैंने आपको दे दिए और मैंने आपको कहा कि आप इस 5,000 रुपए से आप अपने जितनी भी नीड्स एंड वांट्स है उसे फुलफिल कर लो, सेटिस्फाइड कर लो, जितनी भी आपकी जरूरतें हैं उसे पूर्ति कर लो, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप उस 5,000 रुपए से जो चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी है एक लिस्ट बनाओगे। आप देखोगे कि आपके लिए इस 5,000 में आपकी ज्यादा जरूरत की चीजें क्या है। जो ज्यादा जरूरत की चीजें होंगी, जो ज्यादा आपको चाहिए, वो उस चीजों को आप ज्यादा फुलफिल करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप एक मैनेज कर रहे हो ना। यहाँ पे 5,000 रुपए आपके लिए रिसोर्स हो गया। आपकी नीड्स एंड वांट्स को, जो ये 5,000 रुपए है, ये लिमिटेड रिसोर्स है, उससे आप अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को प्रॉपरली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। यही है इकोनॉमिक्स। जब अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को आप अपने लिमिटेड रिसोर्स से मैनेज करने की कोशिश करते हो, लिमिटेड रिसोर्स को प्रॉपर एलोकेशन करके। प्रॉपर एलोकेशन का मतलब होता है जब आप उस रिसोर्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। डिस्ट्रीब्यूट करना, आप इस 5,000 रुपए को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि नहीं करोगे कि मुझे इस महीने इतने रुपए यहाँ पे खर्च करने हैं, यहाँ पे इतने से मुझे बुक लेना है, इतना मुझे ट्यूशन फी भरना है, इतना मुझे कॉलेज का फी भरना है, इतने से मुझे घर का राशन लाना है, इतने से मुझे अपने लिए ये सारी चीजें शॉपिंग करनी है। इस तरह से आप अपने सारे नीड्स एंड वांट्स का एक लिस्ट बनाओगे और
उसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उस 5,000 रुपए को। तो यहाँ पे 5,000 रुपए आपके लिए रिसोर्स हो गए। आपने जो ये प्रॉपरली हर जगह जो पैसे लगाई है इसको डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर एलोकेशन कहते हैं। और आपने जो अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को जो फुलफिल किया वही है इकोनॉमिक्स। ये पूरा साइकिल ही इकोनॉमिक्स है। ओके स्टूडेंट, क्लियर? आई होप आप सभी को ये एग्जाम्पल बहुत इजीली समझ में आया हो। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। इकोनॉमिक्स को कहाँ से डिराइव किया गया है? एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ये ग्रीक वर्ड कौन सा था? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आपने देखा होगा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रीक वर्ड। कौन से ग्रीक वर्ड से किया जाता है? ओकोनोमिया। इसका मीनिंग क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो यहीं से 3 क्वेश्चंस बन गए एग्जाम के लिए। सबसे पहला, इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव किया जाता है? ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है। ये ग्रीक वर्ड कौन सा है? ये ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत आपके घर को मैनेज करने से शुरू होके देश तक पहुंच जाती है। मतलब रोजमर्रा, हर महीने, हर समय हम इकोनॉमिक्स को जो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को जो मैनेज कर रहे हैं, और फिर उसे ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक हमारी तरह देश भी ऐसे ही अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को, लिमिटेड रिसोर्सेज जो मैनेज कर रहा है, उसी वही हमारा इंडियन इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी हमारे घर से शुरू होके पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है। तो यही इकोनॉमिक्स है। अगर हम प्रॉपरली एक्चुअल डेफिनेशन दे इकोनॉमिक्स का तो कैसे इसे डिफाइन करेंगे? तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक्स को कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है that analyze the production, distribution and consumption of goods and services। हमारी इकोनॉमिक्स हमें 2 तरह की चीजें देती है, एक गुड्स और एक सर्विसेज। कुछ सामान, कुछ सर्विसेज। तो ये एक सोशल साइंस है जो ये एनालाइज करता है कि एक इकोनॉमी में, एक देश में कितना किस गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किस तरह के लोग इसे कंज्यूम करेंगे। ये एक साइकिल है इकोनॉमिक्स का, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, अगेन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। कोई भी गुड्स पहले प्रोड्यूस होगा, फिर उसे प्रॉपरली मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, देयर आफ्टर उसको लोग कंज्यूम करेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का एक पूरा साइकिल है। तो इकोनॉमिक्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सोशल साइंस दैट एनालाइजेज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स 3 साइकिल पे डिपेंड करता है। सबसे पहले गुड्स का प्रोडक्शन, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद उसका कंजम्पशन। ये एक साइकिल है इकोनॉमिक्स का, बार रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। ऐसे ही किसी इकोनॉमिक्स में, मतलब ऐसे ही कोई इंडस्ट्री अपना काम करता है। सबसे पहले वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, देयर आफ्टर उसे कंज्यूम किया जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम और जान लेते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना, वो सबसे पहले 2 बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है। जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? वो है डिमांड एंड सप्लाई। अब आप बोलोगे मैम ये डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब होता है मांग, और सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति। अगर इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई ही नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक के अंदर सेल एंड परचेस नहीं होगा। सेल एंड परचेस नहीं होगा तो ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये साइकिल तो ठप का ठप रह जाएगा ना। यानी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स ही डाउन हो गई। हाँ, तो इकोनॉमिक्स जो है वो 2 बेसिक प्रिंसिपल पे ही काम करता है। फर्स्ट वन इज डिमांड एंड सेकंड वन इज सप्लाई। यानी कि प्रॉपर डिमांड होना चाहिए एंड प्रॉपर उसका सप्लाई होना चाहिए। जब डिमांड होगा तभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा, उसे मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अगर मान लो लोगों की कोई डिमांड्स ही ना रह जाए, अगर वो कोई डिमांड ही ना करे, उनकी कोई नीड्स एंड वांट्स ही ना रह जाए, तो
इकोनॉमिक्स में डिमांड क्रिएट नहीं होगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स में पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो इकोनॉमिक्स ठप हो जाएगी। तो ये पूरा साइकिल जो है वो दो बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है, जो कि है इकोनॉमिक्स का सबसे पूरा होल कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का, वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज हु इज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इकोनॉमिक्स की खोज किसने की थी। हर चीज की कोई ना कोई खोज करता होता है, हर किसी का, हर चीज इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं, इस अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं, वो किसी ना किसी ने खोजी है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड को सबसे पहले किसने खोजा था, इस टर्म को हम तक किसने सबसे पहले पहुंचाया था, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु वाज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कौन है। जिस तरह लाइट की खोज एडिसन ने की थी, जिस तरह मतलब पृथ्वी की खोज किसी ने की होगी, वैसे हर इकोनॉमिक्स की खोज भी किसी ना किसी ने की थी। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के टर्म को डिफाइन किया था हमारे लिए। इन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, इसे आप कहीं नोट डाउन कर लो, ये पूछा जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ लिया, हु वाज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन से हैं, इकोनॉमिक्स कौन से 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डील करता है। तो इकोनॉमिक्स 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम को डील करता है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। ये इकोनॉमिक्स का सबसे पहला मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को, कोई भी आप मान लो कोई भी आपने इंडस्ट्री स्टार्ट किया, ओके, आप उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला प्लान आपके दिमाग में क्या होगा। आप कोई भी फर्म स्टार्ट करते हो, कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि अरे यार किस चीज का बिजनेस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए। ठीक, तो आपकी तरह इकोनॉमिक, ये जो आप सोच रहे हो कि किस तरह के फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, क्या दिया जाए कस्टमर को, ये इकोनॉमिक का सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसे इकोनॉमिक्स डील करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। जो सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। आपको अब जवाब मिल गया, अरे चलो यार इस चीज की इंडस्ट्री लगाते हैं, चलो पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। अब दूसरा आपके सेकंड थॉट क्या आएगा आपके दिमाग में, द सेकंड थॉट इज कैसे प्रोड्यूस किया जाए। अरे यार अब तो ये पता चल गया कि चलो ये चीज प्रोड्यूस करना है, पर अब इसे कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कितना पैसा लगाना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना है, कितना लैंड लेना है, कितना लेबर यूज करना है, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमिक का दूसरा मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हाउ टू प्रोड्यूस। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करोगे। The third major central problem of economics is for whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, किस तरह के कैटेगरी के पीपल के लिए हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाई चांस मान लो आपने एक बेबी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, आप एक सेरेग्रो या सेरेलैक या बेबी लैक्टोजन मिल्क या कोई भी खिलौने कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हो कि आप ये बेबी सेक्शन को दिमाग में रख के प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये पता होना चाहिए ना कि हाँ किस तरह के लोगों को
के तक हमें ये प्रोडक्शन की चीजें पहुंचानी है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये किस तरह के लोग हमारे गुड्स का, आप उस हिसाब से फिर उस गुड को डिजाइन करोगे। मान लो आपने किया बेबी प्रोडक्ट और बेच दिया उसे एडल्ट मार्केट में, बेच रहे हो आप उसको 60 ईयर्स के लोगों के लिए, तो आपका प्रोडक्शन तो फिर कभी भी बेबी प्रोडक्ट 60 ईयर्स का एक पर्सन कंज्यूम नहीं करेगा। तो किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए आप अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये आंसर हमारे तीसरे मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का, कि ये किसके लिए हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, कौन इसे अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा। तो आपको कभी भी कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीजें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, दूसरा कैसे प्रोड्यूस करोगे और तीसरा किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। अगर आप ये 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लेते हो, देन यू आर रेडी टू डू एनी बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस करने के लिए रेडी हो। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद फाउंडर, उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अब अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर पहुंचते हैं, अगले कंटेंट के अगले टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं, जो कि था डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को डिवीजन, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 तरह के इकोनॉमिक्स, 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल। जब हम एक के बारे में बात करें, एक सिंगल के बारे में बात करें, ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स को एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल का क्या डिमांड है, उसे कितने सप्लाई की ज़रूरत है, उसके क्या नीड्स एंड वांट्स है, उसे ये अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या डिसीजन लेना होगा, वो कैसे इसे मैनेज करेगा। जब भी एक इंडिविजुअल के बारे में हम बात करें तो दैट इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। उस इकोनॉमिक्स को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहाँ पे प्राइस जो होता है वो मेजर डिटरमेंट होता है इकोनॉमिक्स का, यानी यहाँ पे प्राइस जो होता है ये मेजर डिटरमेंट है किसी भी इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। और इसका जो प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ एक पर्सन के, एक फर्म के, एक इंडस्ट्री का क्या इंडिविजुअल डिमांड है, उसकी क्या इंडिविजुअल सप्लाई है, उसका क्या इंडिविजुअल नीड्स एंड वांट्स है, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। द सेकेंड इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी कि वाइड कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। जब हम एक नेशन को ध्यान में रखते हुए पूरे होल के बारे में पढ़ते हैं, होल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए हम पूरे इकोनॉमिक्स को वाइड लेंस के जरिए देखते हैं। यहाँ पे हम टोटल आउटपुट ऑफ नेशन को देखते हैं कि टोटल जितनी भी एक इंडिया, मान लो एक इंडिया में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, टोटल सप्लाई क्या है, टोटल डिमांड क्या है। जब हम टोटल वर्ड के बारे में बात करें, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री, जितनी भी फर्म्स, जितने भी लोग हैं, सबका क्या डिमांड है, सबका क्या सप्लाई है, सबका क्या नीड्स एंड वांट्स है, जब हम टोटल के बारे में बात करें, दैट इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मेजर डिटरमिनेंट जो होता है वो होता है इनकम। और यहाँ पे ये जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ओके और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि ये कौन सा टेक्निक यूज करता है ट्रेड वगैरह को प्रमोट करने के लिए। तो ये था माइक्रो और मैक्रो जो 2 डिवीजन है इकोनॉमिक्स के, उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके अगर आपको डिफरेंशिएट करना कोई अगर डिफरेंशिएट करने बोले कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप कैसे करोगे। जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा कि जो माइक्रो MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी इकोनॉमिक्स, जब हम इंडिविजुअल के को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं पे दूसरी तरफ जब हम होल के बारे में बात करते हैं, होल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो दैट इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स को नैरो लेंस के जरिए देखता है, दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी को वाइड लेंस से एग्जामिन करता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो मेजर डिटरमिनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है प्राइस, और जो मेजर डिटरमिनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है इनकम। ओके एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई के प्रिंसिपल पे काम करता है, वहीं पे दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के प्रिंसिपल पे
काम करता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर? देखो, आपको सारे कॉन्सेप्ट ना एकदम क्लियर, ये बहुत ही बेसिक क्लास है। यहाँ पे मैंने इतना बेसिक इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको इकोनॉमिक्स बहुत इजीली समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये बेसिक लेक्चर को से इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया है, जिससे जो बच्चे इकोनॉमिक्स को नहीं भी जानते हैं, जिनके लिए ये एक नया सब्जेक्ट है, वो भी इकोनॉमिक्स के बारे में जाने और उन्हें भी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? हमने अभी तक क्या क्या बात कर लिया? हमने बात किया कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को प्रॉपर यूटिलाइज करके जब हम अपने लिमिटेड रिसोर्स के जरिए जब हम अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें 3 साइकिल था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन का। उसके बाद हमने फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम अपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें और बताना चाहूंगी। सॉरी, मैं वो लिखवाना चाहती हूँ आपको, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखो, हमने भी पढ़ा था ना फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, तो यहाँ पे जो फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो तो है एडम स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसका आंसर भी आप दोगे एडम स्मिथ। लेकिन जब आपसे पूछा जाए हु वाज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, तब आप एडम स्मिथ आंसर नहीं कर सकते। ओके, जेएम कीनेस ने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझाया था, डिफाइन किया था। ओके, तो जब आपसे पूछा जाए, डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि हु वाज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप माइक्रो के लिए तो एडम स्मिथ करोगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए एडम स्मिथ करोगे, लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर पूछा जाए या फादर पूछा जाए, तब आप एडम स्मिथ में कभी भी टिक नहीं करोगे, क्योंकि वो थे जेएम कीनेस। जेएम कीनेस, आप इसे कहीं नोट डाउन कर लो, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जेएम कीनेस। ओके, एक चीज और, 1933 में सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था। डिवाइड, ये जो डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स ने के बारे में हमने पढ़ा, माइक्रो एंड मैक्रो, इसे सबसे पहले 1933 में डिवाइड किया गया था, और इसे डिवाइड किया था रैगन फिश ने। रैगन फिश, रैगन फिश, RAGNERFISCH, रैगन फिश। रैगन फिश ने 1933 में सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था। ओके स्टूडेंट, तो ये थी कुछ बेसिक से छोटी छोटी सी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 तरह की इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, द सेकेंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। डोंट गेट पैनिक, हम एक एक करके हर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसका क्या मीनिंग है, और फिर बताऊंगी मैं आपको कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे वो तो फटाक से आंसर दे पाएंगे, इवन नहीं भी होंगे वो भी आराम से बता सकते हैं कि कैपिटल का मतलब होता है पैसा। पैसा का वर्ड, पैसा वर्ड जहां से ही आया, मनी जैसे ही आया, आप सोचोगे प्रॉफिट के बारे में, करेक्ट? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे जो ये हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, कितना लैंड लगाओगे, कितना लेबर लोगे, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, ये सारे के सारे डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है वो सब के सब किसके पास होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। एज यू नो, हमारी जो इकोनॉमी है इसमें 2 सेक्टर्स पाए जाते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ओके, तो ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स होती है उसमें जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन
हैं प्रोडक्शन के लिए, उसे ओन, कंट्रोल और ऑपरेट कौन करता है? उसे सबके सबको ऑपरेट प्राइवेट सेक्टर करता है। यहाँ पे प्रोडक्शन करने का एक ही एम होता है कि उस फर्म को प्रॉफिट अर्न करना है। द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज अर्निंग प्रॉफिट। उसे प्रॉफिट अर्न करना है, उसे पैसे चाहिए। वो तभी प्रोडक्शन करेगा जब वो अपने गुड्स को बेचेगा और उसे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमी इन बीच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ओके, अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है। जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स थे इकोनॉमी के, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, वो जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो तो वो कैसे उसे उसका कैसे आंसर निकालता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, अंडर दिस सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर वो ऐसे निकालता है कि इस सिस्टम के अंदर उसी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जो आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट में बेच के आपको प्रॉफिट अर्न हो। यानी आप कोई भी ऐसा गुड्स प्रोड्यूस नहीं करोगे जो लोगों के लिए ज़रूरत हो, जो लोगों के लिए ज़रूरतमंद हो। आप देख रहे हो कि देश में उसकी क्राइसिस है, पर फिर भी आप उस गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करोगे अगर आपको वो गुड्स प्रॉफिट नहीं दे रहा है। आप उन्हीं गुड्स को करोगे प्रोड्यूस जो आपको डोमेस्टिक या फॉरेन मार्केट में आप जिससे प्रॉफिट अर्न कर सको, उसी गुड्स को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उसी प्रोड्यूस किया जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन था हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में हम क्या देखेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करने वाले लोग जो चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उसका इस्तेमाल करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? अब देखो, कोई भी फर्म सबसे पहले वो ये देखेगा कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे हमें कौन सी चीजें कितनी सस्ती मिल जाएगी और अच्छी मिल जाएगी। बाय चांस मान लो जिस एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे हम देख रहे हैं कि मुझे बहुत चीप लेबर मिल रहा है, यहाँ पे लोग बहुत कम दाम में काम करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां पे जो वो फर्मिस्ट है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या करेगा? लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज करके प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव मेथड का मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पे रखेगा और लोगों से वो काम करवाएगा। लेकिन वहीं पे वाइस वर्सा अगर वो देखता है कि उस एरिया में जो प्रोडक्शन है वो वहाँ जो लेबर है वो बहुत ही महंगा है, वहाँ पे इजीली लोग बहुत ज़्यादा दिहाड़ी वगैरह की डिमांड कर रहे हैं, जो डेली वेजेस है वर्कर का वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इन दैट केस वो क्या करेगा? कैपिटल इंटेंसिव मेथड का यूज़ करके प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा डिसीजन किसके पास रहता है? ये फर्म के पास रहता है, इस प्राइवेट सेक्टर के पास रहता है। ठीक है, कि वो अपने हिसाब से जो टेक्निक उसे परफेक्ट लगे उस टेक्निक का यूज करके वो प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन था फॉर whom टू प्रोड्यूस, यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उसी गुड्स को प्रोड्यूस करके उन्हीं लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो उस गुड को अफोर्ड कर सकते हैं, जो उसके लिए पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक बहुत बीमार आदमी है, ठीक है, उसे मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। ठीक, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उसने जो मेडिसिन बनाते हैं वो उसी लोगों तक वो गुड्स को पहुंचाएगा, मेडिसिन को पहुंचाएगा जो उस मेडिसिन के लिए पैसे पे कर सकते हैं, ना कि उन तक जिसको उसकी ज़रूरत हो। मान लो एक कोई बहुत ही सिक पर्सन है, उसे मेडिसिन की ज़रूरत है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर सकता, वो पे नहीं कर सकता, वो पैसे नहीं दे सकता है। इन दैट केस वो गुड्स उसे नहीं दिया जाएगा क्योंकि फर्म को इससे कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, और यहाँ पे उसका मेन मोटो है प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना। तो यहाँ पे वो कोई भी ये नहीं देखेगा कि उस सिक पर्सन को उस समय में मेडिसिन की ज़रूरत है, वो उसी को देगा जो उसे अफोर्ड कर सकता है। अदर कोई भी अर्जेंसी हो जाए, वो किसी भी हाल में जो उसके लिए पे नहीं कर सकता वो उसे कभी भी वो गुड्स नहीं देगा। तो ये तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम था जो फॉर whom टू प्रोड्यूस, वैसे उससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसे डील करता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी थी वो थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशल वर्ड का मतलब क्या होता है? सामाजिक, जो समाज से जुड़ा हुआ हो। ठीक है,
तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक वो इकोनॉमी है जहां पे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द, मतलब जिस जगह ये फॉलो की जाती है वहां पे किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस होंगे, कैसे प्रोड्यूस होंगे, किसके लिए प्रोड्यूस होंगे, ये सारे के सारे डिसीजन लेने का हक किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट ही पूरा क्रिया करता रहता है, पूरा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, सब चीजों का डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा। गवर्नमेंट, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटो होता है लोगों की लाइफ को, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपहिल करना, उसे ऊपर उठाना, उसे अपग्रेड करना। इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमिक में उन चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है जिसकी जरूरत लोगों को ज्यादा हो। जो तीन मेजर प्रॉब्लम थे, सेंट्रल प्रॉब्लम थे इकोनॉमिक्स के, उसको सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कैसे डील करता है? जो सबसे पहला मेजर प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी में गवर्नमेंट डिसाइड करता है लोगों के नीड्स एंड वांट्स को देखकर कि सोसाइटी में किस चीजों की ज्यादा जरूरत है, उन सारी चीजों को वो ध्यान में रखते हुए उन चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करता है जिसकी जरूरत सोसाइटी में ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, यहाँ पे मेन मोटो क्या है? लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करना। ओके। जो सेकंड प्रॉब्लम था हाउ टू प्रोड्यूस, उसे गवर्नमेंट, वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कैसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। सेम मेथड जैसे कैपिटलिस्ट में होता था, सेम यहाँ भी गवर्नमेंट देखता है कि कौन सा मेथड। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट क्या देखेगा कि अगर लोगों को काम की ज्यादा जरूरत है तो वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करके ही काम करवाएगा जिससे लोगों के पास पैसे पहुंचे और लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर कर सके। तो ये सारी की सारी डिसीजन लेने का अधिकार यहाँ पे गवर्नमेंट को होता है। जो तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम था वो था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। यहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी में गवर्नमेंट देखता है कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों तक ज्यादा पहुंचना चाहिए जो जिसको उसकी ज्यादा जरूरत है, ना कि उन तक जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब उन लोगों को ज्यादा देनी चाहिए जिसको उसकी जरूरत है। इसीलिए देखा होगा आपने जो सोशलिस्ट सोसाइटी होती है वहां पे गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी को चालू करता है अपने सिटीजन्स के लिए, जिससे सिटीजन्स जो हैं वो हेल्थ केयर फैसिलिटी को अच्छे से उसका लाभ उठा सके जिनको उनकी जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटो है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर करना, ना कि अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना। तीसरी इकोनॉमी जो थी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये वो मिक्स्ड यानी खिचड़ी बन गई है हर चीज की। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर एक साथ मिल के प्रॉपर बैलेंस बना के जो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी के उसको डील कर रहे हैं। ओके, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे पब्लिक सेक्टर भी मौजूद हो, प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद हो और दोनों अपना अपना काम करे और एक तीन सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी के उसे डील करे। जो प्राइवेट सेक्टर है वो देश के लिए प्रॉफिट अर्न करे और जो पब्लिक सेक्टर है वो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे ऊपर लेके जाए। ठीक है, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट एंड मार्केट दोनों मिलके प्रॉपरली एक साथ अमलगमेट होके, दोनों एक साथ मिलके एक साथ एकजुट होके तीन सेंट्रल प्रॉब्लम जो थी हमारी इकोनॉमी के उसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस उसे डील करता है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉफिट अर्न करके लेके आता है, वो वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जिसे वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं पे वाइस वर्सा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो जितनी भी इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है क्योंकि उसे नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसे कोई भी प्रॉफिट उसे अर्न नहीं कर पा रहा है वो, तो वो सारी की सारी चीजें कौन बनाता है? उसे गवर्नमेंट सेक्टर लोगों तक मुहैया करवाता है, लोगों तक पहुंचाता है। इससे क्या होता है? जो एक बैलेंस बना हुआ है, लोगों के पास पैसे भी देश के पास पैसे भी आ रहे हैं और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी हो रही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इसे कहते हैं। तो हमने तीन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला हो, सोशलिस्ट इकोनॉमिक जहाँ पे पब्लिक सेक्टर हर डिसीजन लेता हो, और मिक्स्ड इकोनॉमिक जहाँ पे ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं लोगों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी इंडिया कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करती है? आंसर। हमारी जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है। हमारा इंडिया एक ट्रू एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। बट ऐसा नहीं है कि हम कभी कंफ्यूज नहीं हुए थे कि हमें कौन सी इकोनॉमी फॉलो करनी है।
जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हर नेता, हर इकोनॉमिस्ट, हर इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में ये बहस चल रही थी कि हम कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। 3 तरह की इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो हम कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करेंगे? जैसे कि अमेरिका कैपिटलिस्ट को फॉलो करता है। तो कुछ नेता कह रहे थे कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करेंगे, कुछ कह रहे थे कि हम कैपिटलिस्ट को करेंगे, कुछ कह रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा। तो इस डिस्कशन जो नेता कैपिटल, अगर सोचो कुछ ये जो बहस चल रहा था, अगर हम सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते तो क्या होता? हमारी जो इंडिया तुरंत आजाद हुई थी, हमारे देश में तब इतने पैसे नहीं थे। तो अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए भी तो पैसे की जरूरत है। तो हम कैसे कर पाते? हम बहुत पिछड़ जाते हैं। एज यू नो, हम अभी भी हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो उस समय तो ये डिसीजन बहुत ही गलत होता कि हम सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में सोचे। इससे क्या होता है? देश आगे नहीं बढ़ता। फिर दूसरे कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है सोशलिस्ट नहीं करेंगे, इसको कैंसिल करो, तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉलो करते हैं। बट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो कह रहे थे कि अगर हम सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करते हैं तो हम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के बारे में सोचेंगे तो लोगों को एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज कैसे मिल पाएगा? जो लोग गरीब हैं वो तो उसे नहीं खरीद पाएंगे, तब उनका क्या होगा? वो इसके सख्त खिलाफ थे। तो फिर क्या हुआ? पूरे डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि ठीक है चलो, ना कैपिटलिस्ट ना सोशलिस्ट, हम बनाएंगे इंडिया को जैसे हमारा इंडिया यूनाइट है, बहुत सारे देश के लोग, बहुत सारे जाति के लोग एक साथ लोग मिलके यहाँ रहते हैं, ठीक उसी तरह हम प्राइवेट पब्लिक दोनों को मिलाएंगे और मिक्स्ड इकोनॉमी को हम फॉलो करेंगे। तो हमारे इंडिया में इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होने लगी। हमारा इंडिया एक बहुत ही ट्रू एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट अर्निंग करने वाले जो चीजें वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है जिन गुड्स एंड सर्विसेज से, उसे वो प्रोड्यूस करता है। वहीं पे वाइस वर्सा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है सॉरी, वो चीजें इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंचाता है। उसका मेन काम है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर लेके जाना, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन काम है प्रॉफिट अर्न करना। तो हमारी इंडिया तब से ही, हमारी इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर दिया। ओके, अब बात करते हैं अगले कंटेंट के अगले टॉपिक के ऊपर, जो था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में आखिर आते क्या क्या है। देखो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैसे, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपको कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है, ये तो कोई भी इजीली आंसर कर पाएगा। आपको कुछ डेफिनेशन, कुछ ऐसी चीजों का नाम दिया जाएगा, बाई चांस मान लो एग्रीकल्चर, फिशिंग, सॉरी एग्रीकल्चर, रेलवे और इंडस्ट्री, किसी 2 इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आएगा, सेकेंडरी में कौन सा आएगा, टर्शरी में। तो इसके लिए पहले बेसिक डेफिनेशन जानना जरूरी है ना, कि प्राइमरी सेक्टर आखिर है क्या, सेकेंडरी है क्या, टर्शरी है क्या। प्राइमरी सेक्टर, एज यू नो, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी क्लास, सब आपको याद होगा, आप भी कभी गए होंगे प्राइमरी सेक्टर्स में। प्राइमरी सेक्टर यानी बेसिक, जैसे आज हम प्राइमरी क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, हम अब आज की क्लास में प्राइमरी पढ़ रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, जिससे हम इकोनॉमिक्स आगे चल के, हमारे लिए इकोनॉमिक्स एकदम पानी की तरह, क्रिस्टल क्लियर की तरह, हमें हर कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का समझ में आए। और मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को हर टॉपिक को इतने अच्छे से समझाऊं, इतने अच्छे से समझाऊं कि मेरे बच्चे इस सब्जेक्ट में सारे मार्क्स उठाए, एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। तो स्टूडेंट, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, जिससे ज्यादा सारे बच्चे इस लेक्चर को देख सके। तो चलिए टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो नेशनल रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका डायरेक्ट यूज करती है, यानी कि कोई भी सेकेंडरी, कोई भी दूसरा लाना जाना, कोई भी तामझाम नहीं, जिसका वो डायरेक्ट यूज कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज का, उस सेक्टर्स को हम प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, रोस्टर एंड फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस, ये सारी चीजें जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं वो सभी के सभी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है,
प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं वो सभी के सभी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगे। सेकेंडरी वर्ड से ही आप समझ रहे हो, द्वितीय, दूसरा। एक ऐसा सेक्टर जो अपने फिनिश गुड्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको पेपर बनाना है। सबसे पहले हमने जब रिसोर्सेज के का जो एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं। आपको बनाना है पेपर के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले जंगल से लकड़ी काटा जाएगा, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करके लेके आया जाएगा इंडस्ट्री में, फिर उससे पेपर बनाया जाएगा। तो आप पेपर के लिए डिपेंड कहाँ हो गए? लकड़ी के ऊपर, यानी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। और लकड़ी किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो आप जो ये पेपर बना रहे हो उसके लिए आप डिपेंड कर रहे हो लकड़ी के ऊपर, यानी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। तो ऐसा सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर रिसोर्स के लिए डिपेंड करता हो और उसके रिसोर्स आने के बाद ही आपका फिनिश गुड्स तैयार होता हो, तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो सब की सब जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। जो तीसरा सेक्टर है वो है टर्जरी सेक्टर। टर्जरी यानी तीसरा सेक्टर। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द सर्विसेज? हमने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स इज द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के बारे में तो हमने बात कर ली, पर सर्विसेज के बारे में तो अभी तक बात नहीं की। तो ये भी तो किसी सेक्टर में जाएगा। तो जितने भी इंटेंजिबल गुड्स हैं, इंटेंजिबल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम सिर्फ उसका लाभ उठा सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई, रेलवे की सर्विस हो गई, आईटी सेक्टर हो गया, जितने भी सर्विस सेक्टर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो टर्जरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, ये बेसिक चीजें नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। आपके साथ एग्जामिनर गेम खेलेगा। गेम क्या खेलेगा? आपसे पूछा जाएगा अलग अलग सेक्टर, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, रेलवे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, या माइनिंग स्टील इंडस्ट्री। ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो आपका आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर। सेम ऐसे ही गेम खेल के आपके साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पूरे गेम को समझने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा उतनी इजीली आप आंसर फटाफट दे पाएंगे, आपका टाइम बचेगा। तो इसलिए स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप क्लास को अच्छे से देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और बहुत ही अच्छे से इस क्लास को पढ़ें। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, जो है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, उसके फाउंडर के बारे में पढ़ लिया, उसके डिवीजन के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, सेक्टर्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, जो पहला फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी का वो है लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि जो पैसे एक इंसान इस कंट्री में काम करके कितने पैसे कमाता है। इंडिया में जो लोग पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के तुलना में बहुत ही कम है। यहाँ के लोग जो जैसे आप यहाँ जो आप कमा रहे हो, आप जो यहाँ अर्निंग कर रहे हो इतने घंटे काम करके, अगर आप किसी डेवलप कंट्री में जाओगे तो यहाँ से आप दुगने पैसे कमाओगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो दूसरे कंट्री के तुलना में बहुत कम है। इस पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो परचेजिंग पावर है करेंसी, मतलब एक करेंसी से आप कितना सामान बाहर, जैसे डॉलर देखते होगे कि रुपया और डॉलर में कितना क्या फर्क है, 1 रुपए की डॉलर में कितनी वैल्यू, 1 डॉलर का इंडियन रुपये में क्या वैल्यू है, वो उसे ही कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। आप 1 रुपए से, 1 डॉलर से कितनी चीजें यहाँ खरीद सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर कैपिटा इनकम लोगों की कैलकुलेट की जाती है। लेकिन ओल्ड ट्रेडिशन क्या था? यहाँ ओल्ड ट्रेडिशन में एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी को ध्यान में रखते हुए लोगों की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाता था। तो ये सबसे पहला बेसिक फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी का कि यहाँ की लोगों का कैपिटा इनकम जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ही लो है। एज यू नो, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये इतनी डेवलप्ड नहीं है, अभी भी डेवलप्ड हो ही रही है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग स्टेज में है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है। द सेकेंड पॉइंट इज इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी हमने जब
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है एक बहुत ही ट्रू एग्जाम्पल है कंप्लीट मिक्स्ड इकोनॉमी का। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं और साइमल्टेनियसली बराबरी का काम करते हैं। एक साइड जो फंडामेंटल एंड हैवी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसे पब्लिक सेक्टर ऑपरेट करता है, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करता है जिससे उसे प्रॉफिट अर्न कर सके। हाँ, अभी जो ग्रोथ हो रहा है उसमें ये देखा गया है जो पब्लिक सेक्टर है वो थोड़ा पिछड़ गया है लिबरलाइजेशन के बाद, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा स्कोप मिल रहा है, सॉरी, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ज्यादा एनहांसमेंट मिल रहा है उसे, ज्यादा वो बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। ये परफेक्ट, यहाँ पे एक परफेक्ट अमलगमेशन देखने को मिलता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, जो कि एक सिंगल इकोनॉमिक क्लाउड के अंदर ऑपरेट किया जाता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर हो गया इंडियन इकोनॉमी का, जो है इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की एक मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया फॉलो करता है। द थर्ड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। यहाँ पे हम क्या देखते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, मैम ये क्या पढ़ा दिया आपने, ये क्या इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, डोंट वरी। देखो इस पूरे जो आप देख रहे हो ये तीसरा पूरा फीचर, इसका मतलब यही है कि आपने देखा होगा कि इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में ना बहुत ही बड़ा गैप है। एक क्लास बहुत हाई अर्निंग कर रहा है, एक क्लास बहुत लो अर्निंग कर रहा है, इतना भी नहीं अर्न कर पाता है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो यहाँ पे इनकम के बीच में एक बहुत, लोगों के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ है। गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल बजट में इस गैप को भरने की कोशिश करती है, पर फिर भी ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक फीचर है। यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। यहाँ पर एक पार्ट जो है सोसाइटी का, एक पार्ट जो है वो ह्यूज बहुत हाई इनकम कर रहा है और एक पार्ट बहुत ही ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस गैप को ज्यादा से ज्यादा भरा जाए, लेकिन फिर भी अभी इसमें टाइम लगेगा। द फोर्थ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज इन एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इन एडुकेट का मतलब होता है कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, कमी। ठीक है, आप, इंडिया जो है ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी हमने बात की है डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन जिस स्पीड से ये बढ़ रही है ना इकोनॉमिक, जिस स्पीड से इकोनॉमी डेवलप करी है उससे डबल स्पीड से यहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। हर साल कितने बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं और इधर उधर एम्प्लॉयमेंट की तलाश में भटकते रहते हैं, पर इंडिया में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से तो और भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी का, इतना ज्यादा, मतलब ये ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को पीछे खींच रहा है ये अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इतना जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसके तुलना में गवर्नमेंट इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है। पॉपुलेशन दुगनी स्पीड से बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट उससे स्लो स्पीड में। तो ये एक हमारी इकोनॉमी, और यही हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है लार्ज स्केल पे जाने से। इवन दो कंडीशन बहुत साल में बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी एक डेवलप इकोनॉमिक्स की तुलना में अभी भी हमें बहुत काम करना है और बहुत आगे बढ़ना है, तभी हमारी इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी के तौर पे नाम की तरफ आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, के बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है एग्रीकल्चर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज डूइंग एग्रीकल्चर। 70% पॉपुलेशन जो है उसका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर ही है इंडिया में, और इंडिया का 30% जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। और आपको शायद पता होगा कि इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द जीडीपी है। इंडियन इकोनॉमिक जो है वो 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, और इसका जो इंडियन इकोनॉमी का 30% पार्ट जो है जीडीपी का वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसीलिए एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा गया है। ये मेजर कंपोनेंट है यहाँ के लोगों के लाइवलीहुड का। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो जैसे फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, स्पीसीज हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, टोबैको हो गया, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके बाहर के देशों में भी भेजते हैं, और ये हमारी ट्रेड को भी आगे बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर जो है एक बहुत ही, एक बैकबोन की तरह काम करता है, एक बहुत ही मतलब मजबूत पिलर की तरह काम करता है।
The next feature is instability of price. Cost of the product is not stable. इंडिया में आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस फिक्स नहीं है। आज उसका दाम कुछ है, आज उसका दाम 20 रुपए हो गए, तो कल 4 महीने बाद उस प्रोडक्ट का दाम 25 हो जाएगा, और फिर 2 महीने बाद उस प्रोडक्ट का दाम जब नीचे आएगा तो वो 18 रुपए पे पहुंच जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में। और यहाँ पे इंडिया में ये जो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इज लैक्स ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में बहुत इंप्रूवमेंट तो किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, इन सारी चीजों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं। बहुत ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन फिर भी डेवलप्ड इकोनॉमिक के तुलना में हम अभी भी यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक के ग्रोथ में एक बहुत बड़ा बाधा डाल रहा है, एक रुकावट डाल रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, और ये हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक मेन प्रॉब्लम भी है। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के। आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। यहीं के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। एक शॉर्ट मतलब रिवीजन दे देती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में मैंने सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स से रूबरू करवाया। हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने इकोनॉमिक्स के फाउंडर के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया। देयर आफ्टर हमने डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक और फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।